आदाब नाज़रीन, खैर मकदम में आपका जी सलाम में। और आज का मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं सऊद मोहम्मद खालिद। और आज का मुद्दा में आज बात कश्मीर पर। जी हां, कश्मीर हमेशा से ही सियासी आग में जलता रहा है, चाहे फिर वो किसी की भी हुकूमत का तेल हो, जलता तो बस कश्मीरी है। और सियासत ने हमेशा कश्मीर को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया है, ऐसा हमने कई बार देखा है। कभी मुसलमानों के नाम पर तो कभी हिंदुओं के नाम पर यहां पर हमेशा आवाम का इस्तेमाल होता है। लेकिन कश्मीर अब बारूद में नहीं, अमन के साए में सांस लेना चाहता है। लेकिन सवाल यह है कि रहनुमा अपने मफाद के लिए मुल्क का वकार दांव पर लगा देते हैं। क्या कश्मीर इसी तरह सियासी आग में झुलसता रहेगा? इन्हीं तमाम सवालात और तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे तफसील से। और शुरू करते हैं आज का मुद्दा। दरअसल बात आज कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी की अमेरिका के एक यूनिवर्सिटी में दिए गए तमाम बयानात में से कुछ खास बयानों की। दरअसल कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने अमेरिका में कश्मीर राग को अलापा है। राहुल ने मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया, कश्मीर के मौजूदा हालात के लिए बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया, जिसकी मुल्क भर में अब मजम्मत हो रही है। इस पर एक खुसूसी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं पहले, उसके बाद इसी पर होगी बातचीत की शुरुआत। घर की बात जब चौखट पर आ जाती है तो फिर वो बाजार की लड़ाई बन जाती है। बुजुर्गों को कहते सुना है कि घर का भेदी लंका ढाए। हिंदुस्तान की सियासी तलखी जब 7 समंदर पार अमेरिका की फिजाओं में गूंजी तो सियासत सड़क पर तमाशा बनकर नाचने लगी। तहजीब गश खाकर गिर पड़ी और हिंदुस्तान शर्मिंदा हो गया। मुल्क के सबसे बड़े सियासी खानदान के चश्म चराग राहुल गांधी अमेरिका की बर्कले यूनिवर्सिटी में नौजवान स्टूडेंट्स को खिताब कर रहे थे और भारत की तहजीब की चुन्नियां अमेरिका की हवाओं में उड़ रही थी। राहुल कश्मीर पर देश के पीएम की पॉलिसीज को कोस रहे थे और अपनी पीठ अपने आप थपथपा रहे थे। लंबे वक्त से कश्मीर में फैली बदअमनी और तशद्दुद के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया और वादी में अमन कायम रखने के लिए अपनी साबिका सरकारों की पीठ थपथपाई। राहुल गांधी ने मोदी को कटघरे में खड़ा कर सरकार की कई पॉलिसीज को दरकिनार कर दिया। The Indian government did something that inflicted a huge strategic cost in India. Essentially, there are 4 political parties in Kashmir. There's the BJP on the extreme right. There's the Congress, Nationalist. There's the National Conference. There's the PDP. There's the Hurriyat. And then there's terrorists in Pakistan. The PDP was the instrument that brought young Kashmiri youngsters into the political process. And the day Mr. Narendra Modi made an alliance between the PDP and the BJP, he destroyed the PDP as an instrument that could bring youngsters into the political system. And the day he did that, he massively opened up space for the terrorists in Kashmir, and they came in. And you saw a massive increase in violence. राहुल की तकरीर को बीजेपी ने सिरे से खारिज कर दिया। कहा राहुल दुनिया के सामने मुल्क को बेइज्जत कर रहे हैं। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने कहा कि पीएम पर राहुल गांधी का निशाना पहली बार नहीं है। उनकी बात घर में कोई नहीं सुनता, इसलिए वो बाहर अपने मन का दर्द बयान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी पर तंज कसना राहुल गांधी जी के लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये भी अपने आप में उनकी फेल्ड स्ट्रैटेजी का प्रतीक है कि जिस देश में एक राजनीतिक पार्टी का वो नेतृत्व करते हैं,
उस देश के नागरिकों द्वारा उनके इस कथन का समर्थन ना प्राप्त होने के बाद अब वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी राजनीतिक पीड़ा को व्यक्त कर रहे हैं। राहुल जी का जो भाषण जिसने लिखा है, इन लोगों को सोचना चाहिए कि यही तरीका है क्या हिंदुस्तान का नाम को रोशन करने के लिए अमेरिका में जाकर के हिंदुस्तान के बारे में इस तरह का अनप शनप बातें करें और देश का छवि को किस तरह से आप बाहर में लोगों के सामने में, दुनिया का सामने में रख रहे हैं, वो खुद को चिंता करना चाहिए। रहनुमाओं ने अक्सर अपने हिसाब से सियासत को बदला, इतना जिससे उनको फायदा मिल सके, फिर चाहे कुछ भी बोलना पड़े, कहीं भी बोलना पड़े। लेकिन सवाल यह है कि रहनुमा अपने मफादात के लिए, सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए क्या मुल्क के वकार को दांव पर लगा देंगे? मुजम्मिल अयूब, जी मीडिया। तो सवाल यही है कि क्या अपने यानी कि निजी मफाद के लिए मुल्क के वकार को एक तरीके से कहीं ना कहीं जख्म पहुंचाने की कोशिश है और मुल्क के वकार को एक तरह से चोट पहुंचाई जा रही है। इन सब के बीच में और भी कई तरह की बातें हैं। क्या यह पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी लीडर ने मुल्क के बाहर जाकर के देश के अंदरूनी हालात पर तनकीद की है और उसको कहीं ना कहीं सियासत का निशाना बनाया है? कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि खुद इसकी जो ये रिवायत है, इस रिवायत को तोड़ा है खुद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने। क्या ऐसा है या फिर राहुल गांधी ने कुछ ऐसा कह दिया कि जो नहीं कहना चाहिए था? इन सब के बीच में जो कश्मीर के मौजूदा हालात हैं उस पर खुसूसी तौर पर बात करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या वाकई कांग्रेस के वक्त में कश्मीर में दहशतगर्दी पूरी तरह से खत्म हो गई थी और अब हालात ज्यादा खराब है, या फिर अब हालात ज्यादा बेहतर कंट्रोल में है और जहां कुछ सिक्योरिटी फोर्सेज और सिक्योरिटी एहलकार मारे जा रहे हैं तो वहीं दहशतगर्दों का भी खात्मा हो रहा है, टेरर फंडिंग पर भी लगाम लग रही है। तो क्या यह सब कामयाबी नहीं है? ये तमाम जो पहलू हैं इन पर हम तफसील से बातचीत करेंगे और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ इस वक्त सीपीआई से सीपीआई लीडर अमीर हैदर जैदी साहब हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं डॉक्टर आसिफ उमर साहब। आप दोनों मेहमानों का इस प्रोग्राम में खुसूसी इस्तकबाल। और कुछ ही दिन के देर के अंदर हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस के तर्जुमान भी जुड़ेंगे, उन्हें भी हम बातचीत और इस बहस व मुबाहिसा में शामिल करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हमारे साथ दो मेहमान हैं, उनसे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर आसिफ उमर, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। एक जरा सा आपका एक एनालिस्ट के तौर पर यह समझना चाहूंगा कि राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं जी, उसको किस तरह से देखा जाए? क्या वाकई मुल्क के वकार को एक तरीके से चोट पहुंचाई जा रही है? क्या अपना मफाद वहां पर हासिल करने के लिए कुछ ऐसी बातें कह गए राहुल गांधी जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी, कम से कम बैनुल अक़वामी सतह पर नहीं कहना चाहिए था? सऊद साहब, कल मैं प्रधानमंत्री जी की स्पीच सुन रहा था और खास तौर पे ये निर्देश भी था सभी विश्वविद्यालयों को और पूरे देश को कि आप सभी विवेकानंद जी के उस समारोह को सुने, प्रधानमंत्री जी की स्पीच को सुने। मैंने प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए गए वक्तव्य को बहुत गौर से सुना और उसमें एक बड़ा अहम स्टेटमेंट था विवेकानंद जी का। वो ये था कि देश के अंदर के हालात देश के अंदर ही अगर डिस्कस किए जाएं तो ये उचित होता है। मैं ये समझता हूं कि अगर उस विषय से इस विषय को रिलेट करें तो राहुल गांधी जी ने थोड़ी सी इसमें जल्दबाजी की। मुझे लगता है कि देश के अंदर के हालात जो हैं उसका जिक्र जो है देश में होना चाहिए। देश के बाहर हमारे अपने परिवार की लड़ाई, हमारे अपने जुल्म या हम खुशहाल हैं, किस स्थिति में हैं, मुझे लगता है कि उसकी आवश्यकता जो है, जो मेरी समझ है, जो मैं समझता हूं, उसके लिहाज से देश के अंदर होना चाहिए। देश के बाहर अपनी किसी भी इस तरह की कमी को जाहिर करना और देश के प्रधानमंत्री मुझे लगता है कि पूरे देश की जिम्मेदारी लेकर के चल रहे हैं और उनको किसी तरह से क्रिटिसाइज करना मैं समझता हूं कि बाहर उचित नहीं है। देश के अंदर आप विपक्ष है, विपक्ष के माध्यम से ये आपने अच्छी बात कही आसिफ साहब की। कहीं ना कहीं अगर हम विवेकानंद जी के बारे में जो बातें कही हैं अभी वजीर आजम ने कि जब वो मुल्क के बाहर किसी तकरीर को और किसी बैनुल अक़वामी सतह पर किसी चीज को खिताब करते थे, किसी को खिताब करते थे, तो मुल्क की बेहतर तस्वीर पेश करते थे और मुल्क के अंदर आने के बाद वो यहाँ की बुराइयों को भी सीधे सीधे टारगेट करते थे और जोरदार टारगेट करते थे। ऐसा करना चाहिए लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। और हमने देखा कि ये रवायत जो है पहले कभी हुआ करती थी, भले ही
ऑफिशियल तौर पर नहीं, अनऑफिशियल तौर पर एक अंडरस्टैंडिंग थी कि चाहे वो इक्तदार में हो, चाहे वो चाहे वो अपोजिशन हो, दोनों ही कहीं ना कहीं बैनुल अक़वामी सतह पर जाकर के एक हो जाते थे और एक दूसरे की तनकीद नहीं करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। लेकिन रवायत तोड़ी किसने, यह भी एक सवाल है। हम जरा इस पर बात करेंगे, लेकिन अपने नाजरीन को बता दें कि हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन के जरिए कांग्रेस के कौमी तर्जुमान आदिल सिंह बोपारिया साहब जुड़ चुके हैं। आदिल साहब, भी आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल प्रोग्राम में। आदाब। चलिए ठीक है आदिल साहब, मैं आपको भी जोड़ूंगा, लेकिन आमिर हैदर जैदी साहब हमारे साथ स्टूडियो में हैं। आमिर साहब, जो राहुल गांधी ने बात कही या इससे पहले तमाम जो लीडरान हैं बैनुल अक़वामी सतह पर, चाहे वो वजीर आजम अलग अलग मुल्कों का दौरा करते वक्त तमाम जो एनआरआईज हैं उनको खिताब करते वक्त जो बातें कही हैं उन्होंने, या राहुल गांधी ने आज कही या फिर किसी दूसरे लीडर ने कही, क्या ये एक रवायत पहले जो थी कि एक दूसरे को टारगेट नहीं करना है कम से कम बैनुल अक़वामी सतह पर, वो खत्म हो गई है? और क्या ये कहीं ना कहीं सियासत का जो लेवल है वो गिर रहा है? सियासत का लेवल विपक्ष नहीं गिरा रहा। अभी हमारे जो राजनीति के विशेषज्ञ यहाँ बैठे कह रहे हैं कि हमें निर्देश था भाषण सुने। इससे पहले किसी प्रधानमंत्री ने ये निर्देश देश को नहीं दिया था कि मेरा भाषण सुने। जिसकी मर्जी सुनना था सुने, ना सुनना था ना सुने। लेकिन ये पहली बार सरकारी आदेश है कि सुनना जरूरी है, लाजमी है। दूसरे, प्रधानमंत्री की आलोचना करना गलत है। अरे भाई, ये प्रजातंत्र है, अगर प्रधानमंत्री कुछ गलत करेंगे तो आलोचना होगी होगी। आप प्रधानमंत्री की सारे विदेश दौरे उठा के देख लीजिए, प्रधानमंत्री जो वहां संबोधित करते हैं, कहते हैं कि साहब मैं हिंदुस्तान की कम्युनिटी को संबोधित कर रहा हूं, ऐसा लगता है जैसे चुनावी भाषण दे रहे हो। चुनावी भाषण के अलावा उनका ऐसा नहीं लगता कि देश का प्रधानमंत्री विदेश में बोल रहा है। जब विदेश में प्रधानमंत्री जाके कहता है कि वो मुल्क जहां सपेरों का देश कहलाया जाता था, जहां लोग पैदा होना अच्छा नहीं समझते थे, तारुफ कराना अच्छा नहीं समझते थे, ये सब प्रधानमंत्री के डायलॉग हैं। और बाहर जाके विपक्ष की आलोचना और ये कहना कि 70 सालों में कुछ नहीं हुआ, अपने 3 साल भी उसमें जोड़ लेते हैं, अपने 3 साल में जोड़ लेते हैं और 70 सालों में कुछ नहीं हुआ देश के अंदर। ये जो कुछ हुआ है वो अभी अभी ताजा हुआ है। मैंने ही 3 साल के अंदर आके सब कुछ किया है, सारे विपक्ष ने तो देश बर्बाद कर दिया था। अब हम आके देश सुधार रहे हैं। सारे देशद्रोही देश के अंदर मौजूद थे। कश्मीर के ऊपर बात कर रहे थे, अभी हम कह रहे हैं कि कश्मीर के हर फर्द बशर से बात करो। गृह मंत्री जाके वहां ये कहते हैं कि साहब हर राष्ट्र जितने भी प्रधान वो है स्टेटहुड है, हम सबसे बात करेंगे। अरे भाई, जो हम बात कह रहे हैं वो ये आप कह रहे हैं, लेकिन विपक्ष कह रहा है इसलिए नहीं मानेंगे। हमने तो ये सुना था जब नोटबंदी हुई थी कि साहब हिंदुस्तान से पाकिस्तान की कमर टूट जाएगी, नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। ना नक्सलवाद खत्म होता है, ना आतंकवाद खत्म होता है। स्वच्छता अभियान में अभी उन्होंने कहा, सारी इनके फ्लॉप शो है। ये जब से प्रधानमंत्री बने 3-4 चीजों पे डिपेंड कर रहे हैं। जो आज राहुल गांधी ने किया इससे पहले हो चुका है और खुद वजीर आजम ने किया, आपके मुताबिक? एक सेंटेंस बढ़ा दूं, सही। इससे पहले जो हुआ वो सबके सामने है। देश का विकास कितना हुआ है सबके सामने, देश कहां पहुंचा है सबके सामने। लेकिन प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं, अभी कहा कि साहब भारत माता की वंदे मातरम कहने का हक फला को है। अरे मैं बताता हूं ना, वंदे मातरम कहने का हक किसे है इस देश को? आज वंदे मातरम कहने का हक उसे नहीं है जिसके 3 साल के राज्य में जीडीपी 5% रह गई, और उन 300 लोगों की जीडीपी तमाम 500% हो गई जो सत्ता के अंदर मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है कि उन 300 लोगों का नाम बताओ जिनकी जीडीपी, व्यक्तिगत जीडीपी 500% बढ़ गई और देश की जीडीपी 5% हो गई। वो देश का मैं थोड़ा सा आपकी बात को यहाँ पे रोकना चाहूंगा कि निर्देश था। मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री अगर किसी विशेष व्याख्यान को आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं और किसी अच्छे माध्यम से बताना चाहते हैं, तो अगर वो उससे हमें कुछ सीख मिलती है, कुछ शिक्षा मिलती है, तो प्रधानमंत्री ने शिक्षित किया। मुझे बता देना, देश की आजादी के 70 साल में कौन सा ऐसा निर्देश पहुंचा सरकार को, कौन से प्रधानमंत्री का जिसने कहा कि आज मेरा भाषण सुनना? मैं समझता हूं किसने कहा? वो विषय किसी एक ने कहा ना, जवाहरलाल नेहरू। आपने कहा कि किसी भी प्रधानमंत्री ने निर्देश नहीं दिए, विचारधारा थोपने की बातें हम जो कर रहे हैं वो निर्देश का राष्ट्रपति जो कहता है उसे नहीं मानना
मानते, आमिर सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि 300 लोगों की लिस्ट बताइए, नहीं मानते। अस्पताल में बच्चे मर रहे हैं, उनपे बात नहीं करते, उनपे ट्यूट नहीं करते, भाषण नहीं देते। लेकिन गोरखपुर के अंदर बच्चों का कब्रिस्तान बना गया, उत्तर प्रदेश के अंदर बात नहीं करेंगे। मुद्दे से भटक रहे हैं, इस पर मैं आप दोनों लोगों को रोक रहा हूं, मुद्दे से भटक रहे हैं, हम इस पर बात ना करें। चलिए ठीक है, निर्देश दिया नहीं दिया, हम इस पर बात ही नहीं कर रहे हैं। फिलहाल तो मैं राहुल गांधी के बयान की बात कर रहे हैं और उन्होंने जिस प्लेटफॉर्म पर यह बयान दिया उसकी बात कर रहे हैं। आदिल साहब, जरा आप बताइए कि राहुल गांधी को आखिर क्या मुल्क के अंदर कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला कि वो सरकार को कटघरे में खड़ा करे? क्या यह वाकई ऐसी बात है कि मुल्क में उन्हें सीरियसली नहीं लिया जा रहा, इस वजह से उन्हें बाहर जाकर के ऐसी बातें कहनी पड़ रही हैं? राहुल गांधी जी ने आज एक बहुत ही हिस्टोरिक और एक्सीलेंट स्पीच दी है, डिस्कशन हुआ है बर्कली में, और उन्होंने वो सारे विषय देश अपने डिस्कशन में आगे लेके आए हैं जो देश के सामने मतलब चैलेंजेस हैं हमारे सामने। अब देखिए कौन से मुद्दे राहुल गांधी जी अपने आगे लेके हमारे दर्शकों को मतलब उधर डिस्कशन में लेके आए हैं। नोटबंदी का मुद्दा, राइजिंग इंटॉलरेंस का मुद्दा, कश्मीर का मुद्दा, जो ये देश को बांटने की राजनीति है उसका मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा। सो ये देश के सामने सारे चैलेंजेस हैं। राहुल गांधी जी इन सारे आदिल साहब, मैं दरअसल कुछ और पूछ रहा हूं। मैंने क्या उन्होंने मुद्दे उठाए, मैं उस पर बात ही नहीं कर रहा। देश को बांटने की राजनीति हिंदुस्तान में चल रही है। नहीं आदिल साहब, अगर आप कह रहे हैं कि नोटबंदी का मुद्दा हम जाके डिस्कस नहीं कर सकते, और हाँ, अगर हम यही जानना चाह रहा हूं मुद्दा डिस्कस नहीं करते तो फिर तो हम तानाशाही होएगी ना। लोकतंत्र में ये सारे विषय एक इंडियन डायस्पोरा और हिंदुस्तानी सिटीजन जो बच्चे उधर पढ़ रहे हैं उनके बीच में यह मुद्दा लेके गए हैं और एक डिस्कशन हुई है, एक ओपन डिस्कशन हुई है इस मुद्दे पे। इसमें क्या भारतीय जनता पार्टी को इस पे क्या आपत्ति होनी चाहिए? और मैं दूसरी बात बताना चाहूंगा भाई साहब कि मोदी जी थे जो बाहर विदेश गए थे और जिन्होंने हिंदुस्तानी सभ्यता पे आलोचना की थी और कहा था कि जी 70 साल में हिंदुस्तान में कुछ नहीं हुआ, और पहले लोग जो हिंदुस्तानी नागरिक थे वो कहने में शर्म करते थे कि हम हिंदुस्तान से हैं। ये सारा कुछ मोदी जी ने कहा है। मोदी जी जब विदेश भी जाते हैं उधर भी वो एक पॉलिटिकल स्पीच और पॉलिटिकल प्लेग्राउंड जैसा उन्होंने बनाया हुआ है। राहुल गांधी जी ने जो इश्यूज है देश के आगे उनको उठाया है। चलिए, इश्यूज को उठाया उन्होंने। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इश्यूज नहीं उठाने चाहिए या फिर इश्यूज पर बात नहीं करना चाहिए, या अपोजिशन के लीडर हैं तो वो ऐसी बात नहीं कर सकते। सवाल दरअसल ये था कि क्या उन्हें मुल्क के अंदर कोई प्लेटफॉर्म या कोई स्टेज नहीं मिल रहा कि उन्हें अमेरिका जाकर के ये बातें कहनी पड़ रही हैं। मैं इस पर शॉर्ट रिएक्शन चाहूंगा, फिर मुझे दूसरी बात भी पूछनी है आपसे। नहीं, राहुल गांधी जी देश में भी ये विषय लोगों के बीच में लेके जा रहे हैं, और बाहर बर्कली जो एक फ्री स्पीच की एक सेंटर माना जाता है पूरे जग में, और जहां इंडियन डायस्पोरा हमारा काफी है, उधर हिंदुस्तान के हमारे बच्चे, इंडियन ओरिजिन के बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं, उनके बीच में ये डिस्कशन हुई। इसमें इससे ज्यादा क्या मोदी जी चलिए ठीक है, आपने अपनी बात कह ली, लेकिन आदिल साहब मैं एक बात और पूछना चाहता हूं कि चलिए ठीक है, तमाम मामलात पर तमाम जो मुद्दे थे आलोचना करते हैं वो देश के खिलाफ का काम नहीं हो रहा है। आप बताइए। चलिए ठीक है, हमारे साथ अभी बीजेपी के तर्जुमान नहीं है, हम उनसे जुड़ेंगे, जैसे ही वो हमारे साथ जुड़ेंगे हम उनसे आपका जवाब लेंगे। लेकिन आप मुझे ये बताइए, कश्मीर के मामले पर जरा मैं आपसे रद्द अमल जानना चाहूंगा, आपका रिएक्शन चाहूंगा कि कश्मीर के जो मौजूदा हालात हैं, क्या आपको लगता नहीं कि मौजूदा हालात में ठीक है पत्थरबाजी भी हो रही है लेकिन उस पर भी लगाम लग रही है, और कश्मीर में तो अप एंड डाउन आते रहते हैं? क्या ऐसा नहीं लगता आपको कि अप एंड डाउन नहीं आते हैं? आपकी सरकार में भी कामयाबी हुई होगी या फिर आपकी सरकार में भी कश्मीर के मामले को हैंडल किया गया, इसमें कोई दोहरा नहीं, लेकिन क्या मौजूदा सरकार हैंडल नहीं कर रही है? क्या वो टेरर फंडिंग पर लगाम नहीं लगा रही है? क्या वो एक बड़ा नेक्सस है, उसको नेटवर्क को तोड़ नहीं रही है? और इन सब के साथ ठीक है हमारे कुछ सिक्योरिटी एहलकार मारे जा रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े इनाम याफ्ता जो दहशतगर्द है, क्या वो मारे नहीं जा रहे हैं? क्या इसे कामयाबी नहीं आप कहेंगे? देखिए भाई साहब, पिछले 3 सालों में लगभग 300 से ज्यादा हमारे जवान शहीद हुए हैं। 300 से ज्यादा। ये रिकॉर्ड हाई सिक्योरिटी कैजुअलिटीज हुई है। सिक्योरिटी कैजुअलिटीज लेकिन रिकॉर्ड दहशतगर्द भी मारे गए। बहुत बदतर है। कांग्रेस पार्टी, देखिए भाई साहब, मैं आपको एक देखिए मैं बयानबाजी में नहीं जाना चाहता, आपको एक ऑब्जेक्टिव पैरामीटर मैं बताता हूँ। ऑब्जेक्टिव पैरामीटर, बिकॉज देखिए बयानबाजी से कोई फायदा नहीं होगा। 2012, 13 और 14 की स्थिति ले लीजिए और 2016 और 17 की स्थिति ले लीजिए आप जम्मू एंड कश्मीर। आप देखिए कितना अंतर है। उस समय पीस भी था, ट्रैंक्विलिटी भी थी, ट्रेड भी था, टूरिस्ट भी आ रहे थे, कश्मीर के जो बच्चे हैं बाकी देश में जा रहे थे, उनको रोजगार के साधन मिल रहे थे। और जब से ये भाजपा सरकार आई है, कश्मीरी बच्चों को मारा गया, राजस्थान में मारा गया, यूपी में मारा गया, उनके साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया गया।
कश्मीर में स्थिति बहुत खराब है। तो जब से भारतीय जनता पार्टी आ रही है स्थिति बहुत गंभीर है। भारतीय जनता पार्टी की कोई पॉलिसी ही नहीं कश्मीर में। तो सेंटर में जो सरकार है उसकी वजह से, या फिर जो कश्मीर में पीडीपी बीजेपी बनी उसके बाद से ज्यादा हालात खराब हुए, जरा इसको भी आप थोड़ा डिफाइन कर दीजिए। आप देख लीजिए, सिक्योरिटी कैजुअलिटीज ले लीजिए, सिविलियन कैजुअलिटीज ले लीजिए, ये बेसिक पैरामीटर्स है ना। आप इंडेक्स लेके देखिए, और आप देख लीजिए ट्रेड और कॉमर्स उधर देख लीजिए। अब ये सारे इंडेक्स लीजिए, इस सारे इंडेक्स में ये 4-5 जो मेजर इंडेक्स है, ट्रेड, टूरिज्म, सिक्योरिटी कैजुअलिटीज, इन सारे इंडेक्स, सारे बैरोमीटर्स में स्थिति बहुत, तो मतलब ये गिरावट हुई है पहले के मुकाबले, ये सारे पैरामीटर्स में गिरावट हुई है, जिसकी वजह से इस पर बात करनी जरूरी है। ठीक है, पॉलिसी कोई नहीं है। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा भाई साहब, मोदी जी ने कहा था नोटबंदी के बाद आतंकवाद खत्म हो जाएगा, उसके बाद कोई आतंकवाद खत्म हुआ, स्थिति और गंभीर हुई है। और चलिए, पूरे देश फंडिंग रुकी या नहीं रुकी, ये तमाम सवाल तो हैं जरूर। में सबसे बड़ी पॉलिसी डिसीजन है। 2% से जीडीपी हमारा नीचे आ गया, 15 लाख से ज्यादा नौकरियां लोगों की गई हैं, किसानी की कमर तोड़। चलिए, ये तमाम पहलू हैं, चलिए हम बात करेंगे। आदिल साहब, मैं आऊंगा आपके पास, थोड़ा वक्त मुझे सबको देना है, और अपने नाज़रीन को बता दें कि सुदेश वर्मा साहब जो कि बीजेपी के कौमी तर्जुमान हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदेश वर्मा साहब, आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल। सुदेश वर्मा साहब, अभी आप सुन रहे होंगे आदिल सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे कांग्रेस से, वो तमाम सवालात उठा रहे थे, और चलिए उन्होंने कहा कि अपोजिशन लीडर होने के नाते वो बात वहां पर कहेंगे, और ये बात भी उन्होंने कही, मुझे लगता है कि आपने सुना होगा कि इस रवायत को कहीं ना कहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने ही तोड़ा, उन्होंने ही पहले जाकर के बैनुल-अक़वामी सतह पर कुछ ऐसी बात कही, और आज राहुल गांधी कह रहे हैं, तो उनसे सवाल क्यों पूछा जा रहा है, ये बातें कही गई। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या राहुल गांधी को इतना भी हक नहीं है कि वो अपनी बात, चाहे वो मुल्क में या फिर मुल्क के बाहर जाके कह सके, जब मोदी जी भी स्कैम इंडिया की बात कर सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि पहले लोग भारत में पैदा नहीं होना चाहते थे? तो आज राहुल गांधी यही बातें अगर अपनी बात कह रहे हैं और सरकार को निशाना बना रहे हैं, तो फिर आपको दिक्कत क्यों हो रही है? खालिद साहब, मैं आपके पूरे डिबेट को शुरू से सुन रहा था, आपके सारे पैनलिस्ट को भी सुना। मेरा पहला जो ऑब्जर्वेशन वो ये है कि पहली बार ऐसा हुआ होगा कि देश का कोई नेता बाहर जाके किसी प्रधानमंत्री को इतना क्रिटिसाइज करता है, इतनी खराब शब्द, वैसा नहीं हुआ है। मोदी जी की आपने बात की, मोदी जी उसी एजेंडा पर सरकार में आए थे, करप्शन के खिलाफ। भारत में बहुत खराब इमेज था, ये बोलना बाहर जो जयदी साहब बोल रहे थे, सपेरों का देश है, ऐसा इंप्रेशन अंग्रेज ने बनाया था। उस इंप्रेशन को सुधारने का प्रयास हुआ, उसकी बात की। उन्होंने कभी नहीं किया, आप किसी भी अपोजिशन लीडर बाहर देश से आते हैं तो वो अपने देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का भारत में क्रिटिसाइज नहीं करते। वो भारत में आते हैं रिश्तों को जोड़ने के लिए। बहुत से मुद्दे हैं, आपको मैं बताऊं, मुझे उसी चीज की याद आई खालिद साहब, थोड़ा अफसोस होता है कि जिस तरह मणिशंकर अय्यर और सलमान खुर्शीद साहब पाकिस्तान जाते हैं, मणिशंकर अय्यर जी वहां के टेलीविजन चैनल में बोलते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि मुद्दा रिजॉल्व हो, भारत पाकिस्तान का रिश्ता ठीक हो, तो मोदी को हटाओ और हमें बुलाओ। इसी तरह का कुछ प्रयास राहुल गांधी जी का भी रहा। एक एनजीओ प्रयास जो पहले होता था कि जाके आप बाहर रोते थे और सपोर्ट मांगते थे लोगों का कि बहुत खराब है सिचुएशन, वहां पर हासिल क्या है? सुदेश साहब, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है ना, हमें सपोर्ट करिए, हम प्रधानमंत्री, सुनिए ना, प्रधानमंत्री का कैंडिडेट है, प्रधानमंत्री का कैंडिडेट है, लेकिन पूरा पैरामीटर चेंज हो चुका है भारत के सोचने का, और विश्व जैसे भारत को देती है। आपको पता होना चाहिए कि भारत अब एड भी नहीं लेता। लोग तत्पर हैं कि भारत एड ले, भारत एड नहीं लेता। भारत बहुत मजबूत है, उस मजबूती से हर जगह बात करना चाहिए। जहां बर्कले की बात है यूनिवर्सिटी की, तो वहां तो ये भी जो वहां का जो अनुशासन था, फ्री व्हीलिंग क्वेश्चंस होगा, वो क्वेश्चंस भी नहीं पूछे गए। मैं आपको पैरामीटर्स की बात बता रहा हूं। और आप बताइए, एक व्यक्ति बाहर जाता है, सुन लीजिए ना, मैंने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया था, मैंने नहीं डिस्टर्ब किया था। जैनी साहब, आप तो सीपीआई के थोड़ा डेमोक्रेटिक है, थोड़ा डिबेट में भरोसा रखते हैं। आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह डिस्टर्ब करूं आपको? आप क्या चाहते हैं, मैं इसी का डिस्टर्ब करूं आपको? इसी तरह डिस्टर्ब नहीं, मुझे बोलने दीजिए। 70 सालों में विकसित हुआ है, आप बताइए। ठीक है, इसका भी जवाब ले लेते हैं, इसका भी जवाब लेते हैं। सुदेश साहब, आप जवाब दे रहे थे, अपनी बात कंप्लीट करिए, ये बात भी जवाब दे दें। खालिद साहब, एक बात बताइए। हाँ, मैं कंप्लीट कर लूं, पहले मैं कंप्लीट कर लूं। अभी तो मैं ऑब्जर्वेशन, मैं आपने बहुत लोगों को वक्त दिया, मुझे थोड़ा दीजिए, मैं बहुत जरूर। आप बताइए कि क्या कोई भारतीय, आप या हम या आम आदमी इस देश का बर्दाश्त करेगा कि एक नेता जाता है और बोलता है कि डायनेस्टी पॉलिटिक्स, तो अरे वो सबने मान लिया। किसने मान लिया है? नरेंद्र मोदी क्या डायनेस्टी पॉलिटिक्स है?
नरेंद्र मोदी जो चाय बेचते थे वाटनगर स्टेशन में, प्रधानमंत्री बन रहे हैं। कौन सा डायनेस्टी उनके साथ है? आपको पता है कि उनकी माँ कैसे रह रही है, उनके भाई कैसे रह रहे हैं? अमित शाह जी जो इस पार्टी के अध्यक्ष हैं, क्या वो डायनेस्टी के कारण है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद जी, क्या वो डायनेस्टी के कारण है? वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी किसान है, बताइए क्या वो डायनेस्टी के कारण है? कौन सा डायनेस्टी है? डायनेस्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं हम, और जीडीपी हमारी लड़ाई डायनेस्टी, मुझे ब्रेक पर जाना है, हमारी लड़ाई नए भारत के लिए। ठीक है, हाँ, मैं भाई एक बार फिर से बात कहना चाह रहा था कि कहीं ना कहीं हम जो पूरे भारत को मौजू है उससे हट रहे हैं। 30 करोड़ लोगों को मानता है जो सब्जेक्ट राहुल गांधी के जो आबाओ अजदाद थे उन्होंने देश के लिए इंटरफेयर करना चाहूंगा विषय से भटके विषय पे ही रहे। ठीक है, मैं वो कोशिश, मैं वो लगातार कोशिश कर रहा हूँ। सुदेश साहब देखिए, हम बार बार अपने सब्जेक्ट से हट रहे हैं, वो बात ठीक नहीं है। चाय बेचने वाले सब ठीक है अमीर साहब और आसिफ साहब, ठीक है मैं आता हूँ आपके पास, मुझे ब्रेक पर जाना है, मैं सुदेश साहब आपके पास भी आऊंगा और अमीर हैदर जैदी साहब आपके पास भी आऊंगा। देखिए बार बार जो मुद्दा है उस मुद्दे से भटक करके कहीं ना कहीं जो मामला है या फिर जिस पर हम बातचीत कर रहे हैं उससे अलग हटना ठीक नहीं है। जिस बात पर हम बात कर रहे हैं, जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, जरा उस पर फोकस करें। जवाब दरअसल हम वहीं चाह रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक के बाद तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। हम बात कर रहे हैं आज की राहुल गांधी को आखिर अमेरिका में कश्मीर की याद क्यों आती है और कश्मीर के हालात क्या वाकई आज ज्यादा बुरे हैं और क्या वाकई राहुल गांधी जब ये कहते हैं कि 9 साल तक उन्होंने कश्मीर में काम किया या फिर मनमोहन सिंह ने जो वहां पर काम किया उससे वहां पर अमन आ गया था, क्या वाकई ऐसा ही हाल है? इस पर हम बातचीत करें। हमारे साथ खास पैनल मौजूद है। अमीर हैदर जैदी साहब आपके पास ही आ रहा हूं कि देखिए अभी हमारे साथ सुदेश वर्मा जी भी थे, उन्होंने भी अपनी बातें कही, लेकिन ये बताइए आपको मैं एक बीच का शख्स मान करके ये कह रहा हूं कि ना आप कांग्रेस की बात कीजिए ना बीजेपी की बात कीजिए, जरा आप दरमियानी बात कीजिए कि कश्मीर के हालात को आप पहले और आज के मुकाबले किस तरह से तौलते हैं? नहीं, मैं कांग्रेसी प्रवक्ता नहीं, मैं कम्युनिस्ट आदमी, इसीलिए मैं सुन लीजिए, मैं कम्युनिस्ट पार्टी की हैसियत से बात करता हूं। और कम्युनिस्ट पार्टी की हैसियत, कम्युनिस्ट पार्टी का यह मानना है कि कश्मीर के हर फर्दे बशर से बात होनी चाहिए। हम पहले से कहते चले आ रहे हैं, नहीं ये कहेंगे हम धारा 370 पे बात करेंगे, हम धारा 35A पे बात करेंगे, वहां अलग सरकार का बयान अलग आता है, बीजेपी का बयान अलग आता है, इनसे जुड़े संगठनों के बयान अलग अलग आते हैं। मेन मसला ये आता है, गृह मंत्री कहते हैं कि हम हर स्टेटहुड से बात करेंगे, अभी कल का बयान है, हम उसका स्वागत करते हैं, करनी चाहिए, कश्मीर में शांति बहाल होनी चाहिए, लेकिन तुरंत ही बयान किसी और संगठन का आ जाता है, आरएसएस से जुड़ेगा, नहीं साहब हम तो ऐसा करेंगे। मसला यहां आता है, इनके पास अपनी कोई पॉलिसी नहीं है। ये बुरहान वानी को मारते हैं और मारने के बाद फिर उसे मुआवजा देते हैं, तो स्थिति स्पष्ट है ही नहीं है। प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं, अभी रंगून की बात गए थे, वहां गए थे, वहां जाने के बाद बहादुर शाह जफर के मजार पे गए, बहुत स्वागत योग्य बात है, लेकिन बहादुर शाह जफर का नाम 40 मिनट के भाषण में नहीं लेते हैं, टोटल चुनावी सभा में बीजेपी का गुणगान करते हैं। लेकिन वहां वो लोग आजादी के दीवाने वहां मौजूद थे जिन्हें सजा हुई थी, रंगून में रह रहे थे, फिर कहीं और उनकी स्थिति की बात नहीं करते हैं, उनकी स्थिति की बात नहीं करते हैं। तो ये कैसा प्रधानमंत्री है जो विदेशों में जाके भी अपनी बीजेपी की रैली को संबोधित करता है? चलिए ठीक है, मैं जवाब लूंगा सुदेश वर्मा साहब से, लेकिन जरा आसिफ साहब ये बताइए, आपसे भी यही सवाल है कि पहले और अब के हालात में क्या फर्क देखते हैं? क्या राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं कि आज हालात ज्यादा खराब हो गए, जहां हम देखते हैं कि टेरर फंडिंग पर एक तरह से लगाम लग रही है और तमाम बड़े बड़े इनाम याफ्ता जो दहशतगर्द मारा जा रहा है, ठीक है कुछ पत्थरबाजी के वाकयात भी है, लेकिन एक्शन हो रहा है, तभी तो रिएक्शन आ रहा है। देखिए देश का प्रधानमंत्री पूरे देश का प्रधानमंत्री होता है, सबका प्रधानमंत्री होता है, लेकिन मैं यहां पर सरकार की नीतियों के खिलाफ हूं और रहूंगा। उसकी वजह यह है कि जो भाजपा सरकार के आने से पहले कश्मीर के हालात थे, अब वैसे हालात नहीं रह गए हैं। मुझे ये लगता है कि अब बदतर हालात हो चुके हैं कश्मीर के।
कश्मीर जहां था, कश्मीर के लोग जिस तरह से आजादी के साथ अपनी बात को रख पा रहे थे, बिजनेस को जो बढ़ावा दे पा रहे थे, जो एक अमन और चैन का माहौल बनता जा रहा था, एक लंबा अंतराल हो चुका था, एक वक्त मतलब गैप हो चुका था, ये कहते हुए कि कश्मीर के हालात खराब हैं। लेकिन इधर पिछले 3 सालों से मुझे ये लगता है, क्योंकि केंद्र सरकार भी शामिल है वहां के स्टेट गवर्नमेंट के साथ, तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार भी इस बात के लिए जिम्मेदार है, वहां के हालात को समझने और समझाने में। मुझे ये कहने में बिल्कुल भी अफसोस नहीं होगा कि भाजपा सरकार के आने के बाद कश्मीर के हालात बहुत खराब हुए हैं। ये तो मान लिया कि चलिए आपके मुताबिक कि ऐसा हुआ है, लेकिन राहुल गांधी जब ये कहते हैं कि जब मनमोहन सिंह को उन्होंने गले लगाकर कहा कि आपकी सबसे बड़ी कामयाबी कश्मीर में अमन है, तो क्या आप उनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं कि ऐसा था, ऐसा माहौल बन गया था, कश्मीर जो है वो दहशतगर्दी से, तशद्दुद से, कशीदगी से बाहर आने लगा था, खुशहाली और टूरिज्म और तमाम जो पैरामीटर्स आदिल साहब बता रहे थे उस पर वापस ट्रैक पर आ रहा था? इसमें दो राय नहीं कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया था कश्मीर के लिए, कश्मीर के लोगों के लिए, कश्मीर की आवाम के लिए, वहां की शांति के लिए। मुझे लगता है कि उसमें वो बहुत हद तक सफल भी हुए थे, और मैं इसमें पिछली सरकार की सराहना भी करना चाहता हूं। मुझे लगता है कि कुछ उसी तरह के कदम फिर दोबारा अगर राजनाथ सिंह 4 दिनों तक थे, आज उनका आखिरी दिन था कश्मीर में, उससे आपको जो उम्मीद थी क्या वो पूरी हुई? ऐसा लगा आपको कि कुछ रिजल्ट ओरिएंटेड वहां पर काम उन्होंने किया या फिर कहा? मुझे लगता है कि अगर सरकार निष्पक्ष है और सरकार सही फैसला लेना चाहती है, कदम उठाना चाहती है, तो मुझे लगता है कि इसमें सरकार को विपक्ष का भी साथ पूरा लेना चाहिए। ठीक है, सुदेश शर्मा साहब, इस पर आपका जवाब। देखिए, चूंकि जैदी साहब ने प्रधानमंत्री जी के बारे में बोल दिया है, तो बड़ा वाजिब है कि मैं थोड़ा सा उस पर भी चर्चा करूं, और फिर आऊंगा, इनकी बात भी करूंगा। हमारे जो उमर साहब हैं, 11 तारीख था, और आपको पता है कि शिकागो एड्रेस का स्वामी विवेकानंद का 125वां जयंती था कल। 2 भाषण हुए, एक प्रधानमंत्री जी के हुए विज्ञान भवन में, जहां उन्होंने छात्र नेताओं को एड्रेस किया, और दूसरे राहुल जी के हुए। प्रधानमंत्री जी के भाषण को आप देखिए, उन्होंने नेशन को एक्सहॉर्ट किया है कि भारत को कैसे अच्छा बनाना है। उन्हें स्वच्छता की बात की है, स्वामी विवेकानंद की बात की है, नेशन को इंस्पायर करने की बात की है। उन्होंने यहां तक बोला कि वंदे मातरम बोलने के पहले ये बताओ कि क्या जिसकी मातरम बोलते हो उसमें तुम पान का पीक थूकते हो और वंदे मातरम बोलते हो? एक व्यक्ति पूरे देश को जगा रहा है, पूरे देश को पॉजिटिव दिशा की ओर ले जाने का प्रयास कर रहा है, और दूसरी तरफ एक व्यक्ति जाता है, वो हर चीज को नेगेट करने का प्रयास करता है। कश्मीर की अगर हम बात करें तो कश्मीर तो डायनेस्टी की देन है ना, जवाहरलाल नेहरू जी की देन है ना। आज मैं आपको बताता तो ये रिजॉल्व हो गया होता है। बोलने वाले उसके बाद बताइए, ये देखिए फिर आप बोलना शुरू कर दिए, अरे भैया गॉड एक्ट एज कवर फॉर द कांग्रेस। जैनी साहब, कांग्रेस का कवर एजेंट मत बने, कांग्रेस का कवर एजेंट मत बने, मुझे बोलने दीजिए। फिर आपका टर्न आएगा तो बोलिएगा, अपने टर्न में भी बोलिएगा और मेरे टर्न में भी बोलिएगा। क्या बीजेपी के प्रवक्ता है क्या? कांग्रेस के प्रवक्ता है? चुप रहिए, चुप रहिए, सीनियर आदमी है, डिबेट के डेकोरम को मेंटेन करिए। हमने आपको नहीं इंटरफियर किया, मैं भी इंटरफियर कर सकता हूँ। सुनिए पहले, आप पहले सुनिए। देश को आप काइंडली खालिद साहब हमें प्रोटेक्शन दीजिए, मैं बाहर बैठा हुआ हूँ, और ये व्यक्ति जो है ये मुझे बोलने नहीं दे रहे। आप बोले, मैंने चुप रहा ना, अब मैं बोल रहा हूँ तो आप सुनिए ना। दिल्ली क्यों मच रही है आपको? लेकिन आप सिर्फ कांग्रेस का कवरेज एरिया काम मत करिए, मैं बात कर रहा हूँ। सुनिए, आप बताइए, क्या हमारे आने के पहले खालिद साहब सरकार थी किसी की जम्मू एंड कश्मीर में? लोग भूल जाते हैं पुरानी बातों को। 2010 में क्या हुआ था? उसी बात पर तो अभी सैकड़ों लोगों को पेलेट गन से मरवा दिया गया था। असल में किसकी सरकार थी? केंद्र में किसकी सरकार थी? राज्य में किसकी सरकार थी? इसके खिलाफ वोट मिला। आपको याद होना चाहिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने थे और वहां पर बाढ़ आया था, वहां की जनता का क्या आवाज था? इंटरवेन कर रहा हूं, को फोन करो, पीएमओ करेगा, क्योंकि राज्य सरकार नाकामयाब हो गई थी और हर फ्रंट पर। ठीक है, वो बात तो समझ आप देखना चाहते हैं अगर टेररिस्टों की बात, तो आप मान के चलिए कि टेररिस्टों का सफाया होगा,
लेकिन जब सफाया हो रहा है तो आपको क्यों तिल्ली मच रही है? हमें नहीं मच रही। अगर एनआईए का रेट होता है तो फारूक अब्दुल्ला को क्यों प्रॉब्लम होता है? खत्म हो जाएगा। आप क्यों नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। ये बताइए। नोटबंदी से देश की जीडीपी 5% रह गई। खत्म होगा। नक्सलवाद खत्म हुआ, क्या आतंकवाद खत्म हुआ? आपकी तरफ आप तो ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ये पूछ रहा है जिस देश के अंदर 300 लोग कौन है जिनकी जीडीपी 3 साल टॉपिक पे 5% बढ़ गई। आप वो बताने को तैयार नहीं है। ऐसे नहीं करते हम। आप उपदेश देने चले हो देश को। करते हैं कश्मीर आप तो देश बचाने आए थे, देश लूटने आए थे। आपकी जीडीपी 500% बढ़ जाती है और देश की जीडीपी 5% रह जाती है। चलिए ठीक है आमिर साहब, आमिर साहब चलिए ठीक है, मैं आ रहा हूँ आमिर साहब। चलिए अब ठीक है, जीडीपी पर हम बात कर चुके हैं, तमाम दूसरे मुद्दों पर बात कर चुके हैं। सुदेश जी चलिए ठीक है, कंधों पर बैठ के कितना लूटेंगे देश? चलिए ठीक है सुदेश जी, आमिर साहब की बात का आपने जवाब दे दिया कि कहां पर दो बाशर्ते कांग्रेस राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा और पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, लेकिन आसिफ उमर साहब ने जो बातें कही और पहले क्या हालात थे और अब बद से बदतर हालात हो रहे हैं, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उनके मुताबिक किस तरह के हालात, उस पर आप क्या कहेंगे? उस पर रिएक्शन चाह रहा हूं मैं आपका, टू द पॉइंट। नहीं, मैं नहीं मानता। मैं उसी का जवाब दिया, मैं उमर साहब का जवाब दिया कि ऐसा नहीं है, लोग पुरानी बातों को भूल जाते हैं। इसलिए मैंने 2010 की बात की, पूरी नाकामयाब सरकार थी इनकी, तभी तो वोट पड़ा महबूबा मुफ्ती को और हमें जम्मू में और उनको श्रीनगर में, कश्मीर साइड में क्यों पड़ा? अगर ये कामयाब सरकार होती तो इनको पड़ता ना वोट। हमने कभी नहीं बोला कि महबूबा मुफ्ती के साथ हमारा आइडियोलॉजिकल अलायंस है, लेकिन ये गवर्नेंस का अलायंस है, डेवलपमेंट का अलायंस है। आज अगर एनआईए का रेट्स हो रहा है हुर्रियत लीडर्स के खिलाफ, सुदेश साहब आसिफ साहब आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन आसिफ साहब मैं रोक रहा हूँ। कश्मीर हमारे लिए राजनीति नहीं है, कश्मीर राजनीति नहीं हमारे लिए। बहुत आपका आप बहुत गौर से, मुझे लगता है कश्मीर हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है। देश में देश का आप किसी परिवार के, यदि देश में आप किसी परिवार के मुखिया हैं, ठीक है, तो आपकी जिम्मेदारी, सऊद साहब बस एक सेकंड, आपकी जिम्मेदारी परिवार को एक आईने से देखने की बनती है। मैं ये निर्देश नहीं दे रहा हूं ना, मैं सुदेश जी मेरी बात जिम्मेदारी मान रहे हैं, मेरी बात आप सुन लें, कश्मीर उसके बाद आप बड़े आदर, बड़े सम्मान के साथ, बड़े आदर, मैं थोड़ा सा विषय जो है, विषय से हम भटक जाएंगे। एक तरफ देश में कि कश्मीर अब मैं रोक रहा हूँ, मुझे एक ब्रेक पर जाना है, मुझे ब्रेक पर जाना है, मैं रिएक्शन आपका दूंगा। आसिफ साहब एक बात सिर्फ कहना चाहता हूँ कि देश में उपद्रव, मैं आपके साथ रोक रहा हूँ। सुदेश साहब मेरे पास वक्त है, आने के बाद हम बात कर लेंगे। आसिफ साहब आपकी बात अभी सही जान नहीं पा रही है, हम लौटेंगे और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इस पर आपके ही पास आकर के जवाब ले लेंगे। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हम एक सवाल भी कि क्या खुद के लिए राहुल गांधी दांव पर लगा रहे हैं मुल्क का वकार, इस बारे में जी सलाम ने लोगों से राय ली है और जिस पर 50% लोग इससे इत्तेफाक रखते हैं, जबकि 50% लोगों की राय इसके मुख्तलिफ नजर आती है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटते और इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, राहुल गांधी को आखिर क्यों अमेरिका में कश्मीर की याद आती है और कश्मीर के बारे में जो उन्होंने बात कही है या जो तस्वीर पेश करने की कोशिश की है उसमें कितनी सच्चाई है, हम दरअसल उस पर ही बात कर रहे हैं। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए खास पैनल मौजूद है, डॉक्टर आसिफ उमर पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सुदेश साहब देखिए, आप उनकी बात का जवाब दे रहे थे, लेकिन उसी में आसिफ साहब कुछ जोड़ रहे थे। मैं चाहूंगा कि हम वहीं से एक बार फिर से शुरू करते हैं। डॉक्टर आसिफ। सुदेश जी, मेरा प्रश्न आपसे यह था, बड़े आदर बड़े सम्मान के साथ, कश्मीर के हालात पे, कश्मीर के हालात जो 3 साल पहले थे, चूंकि आप सरकार में वहां शामिल हैं, इसलिए मुझे लगता है कि आपका दायित्व बनता है इसका उत्तर देना। दोहरी नीति, मुझे लगता है कि किसी राज्य के साथ ये एक अच्छा कदम नहीं होता। एक तरफ आप एक राज्य में पायलट गन का इस्तेमाल करते हैं, दूसरी तरफ आप जब कहीं हिंसा होती है, कहीं नकारात्मक पहलू किसी और राज्य में देखते हैं, तो आपका मापदंड अभी आपने, मैं वही आ रहा था कि हरियाणा में एक बहुत ही अफसोसनाक मंजर पूरे देश के सामने आया।
मैं ये नहीं कहता कि वो देशवासी हैं, हमारे मुल्क के एक बहुत अहम लोग हैं। मैं ये नहीं चाहता कि उपद्रवियों के खिलाफ इस तरह का कोई कदम उठाया जाए, लेकिन मेरा ये प्रश्न है कि क्या कश्मीर के लोग इंसान नहीं हैं, और क्या हमारा दायित्व अपने परिवार के लिए ये नहीं बनता है कि हम उनकी भी रक्षा और सुरक्षा करें जो निर्दोष हैं। मैं आतंकवादियों की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, ये मैं आपको स्पष्ट कर मैं इसी में कुछ बात और जोड़ दूं कि हमारे साथ कांग्रेस तर्जुमान आदिल सिंह साहब भी जुड़े हुए थे। वो भी तमाम पैरामीटर्स की बात कर रहे थे कि जहां वो सयाहत यानी टूरिज्म का पैरामीटर हो, या फिर जो सिविलियन कैजुअलिटीज की बात हो, जो तमाम जो फोर्सेस की कैजुअलिटीज की बात हो, ये तमाम पैरामीटर्स की बात और जिक्र कर रहे थे आदिल साहब कि वहां पर कहीं ना कहीं गिरावट दर्ज हुई है। अगर आप कह रहे हैं कि कामयाबी हासिल हुई है, या फिर मैंने भी जब सवाल उनसे पूछा कि बहुत महाज पर कामयाबी हासिल हो रही है, लेकिन बहुत सी चीजों पर, कई पैरामीटर्स पर डाउन हो रहा है, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं सुदेश जी? देखिए खालिद साहब, जो स्टैटिस्टिक्स आदिल साहब दे रहे थे वो बिल्कुल गलत था। किसी से भी आप पूछ लीजिए, रक्षा विशेषज्ञ से पूछ लीजिए, इनके बाद स्टैटिस्टिक्स से पूछ लीजिए, सबसे ज्यादा आतंकवादी मारे गए हैं इन 3 सालों में। ये एक हकीकत है जो सेना आपको बताएगी, जो सिक्योरिटी फोर्सेस आपको बताएंगे। आप फैक्ट्स को उल्टा कर सकते हैं, आप एक इस पर पूरा डिबेट रखिए, मैं भी आता हूं, उनको ही बुलाइए फैक्ट्स के साथ, उसके बाद पूरी चर्चा होगी कि कहां हम स्टैंड करते हैं। जहां डॉक्टर आसिफ उमर साहब का बात है, आप बताइए कि ये तो हमारे टॉलरेंस को दिखाता है। आप बताइए कौन सा ऐसा देश है जहां अपने आर्मी पर आप पत्थरबाजी करिए और आर्मी उसके बाद आपको टॉलरेट करे। यह सिर्फ भारत में पॉसिबल है। हरियाणा में जो हुआ, जो वायलेंस हुआ, उसका जवाब कैसे दिया पुलिस ने, आपने देखा। उस तरह का जवाब नहीं देना चाहते, क्योंकि हम लोगों का मानना है कि ये मिसगाइडेड यूथ चंद लोग हैं। जब हम बोलते थे कि पैसा इन्हें पे किया जाता है और ये तो सेपरेटिस्ट टीचर के द्वारा, ये तो प्रूव हो रहा है, इसके लिए कोई बोलने की बात तो रही नहीं, ये तो प्रूव्ड है कि इन्हें पे किया जाता था। बहुत थोड़े लोग हैं जो सेपरेटिस्ट हैं और जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, और हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि हमारे जो एफर्ट्स हैं बाहर से आने वाले आतंकवादियों को मारेंगे, नहीं देखना चाहिए, अंदर जो बंदूक उठाएंगे उनको भी नहीं छोड़ेंगे। बहुत कम लोग हैं। अच्छा, नहीं, लार्जर पर्सपेक्टिव तो यही है। आम जनता, आपने नैरेटिव चेंज होता हुआ नहीं देखा। वहां की बच्चियां नेशनल फुटबॉल खेलना चाहती है, वहां का व्यक्ति इंडोनेशिया जा रहा है भारत के झंडे को लेकर, वहां का नैरेटिव पूरा बदल रहा है। उस नए नैरेटिव की बात करिए। वहां के युवा बिल्कुल खुलकर बोलना शुरू कर दिए हैं। पहले बार सेपरेटिस्ट के खिलाफ, लेकिन डॉक्टर आसिफ ने यह भी कहा, मुझे लगा कि नहीं, यहाँ सरकार राजनाथ सिंह 4 दिनों के दौरे पर गए, कुछ खास वहां से रिएक्शन या फिर रिजल्ट ओरिएंटेड उनको कम से कम नहीं दिखाई दिया। आप क्या कहेंगे, कैसे आप इसको जस्टिफाई करेंगे कि राजनाथ सिंह 4 दिन कश्मीर में थे, कश्मीर के हालात के लिए, कश्मीर के बेहतरी के लिए, आपके आवाम के लिए क्या कुछ उन्होंने किया? चूंकि मैं एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हूं, आदिल साहब आपके पास भी सुदेश जी मानेंगे, डॉक्टर आसिफ इस बात को मानेंगे, डॉक्टर आसिफ इस बात को मानेंगे कि इतने सालों का जो गड्ढा खोदा गया है, जो कश्मीर के पीस प्रोसेस को डिरेल किया गया है, उसको थोड़ा वक्त लगेगा। हम उसको डेवलपमेंट से बांटने का प्रयास कर रहे हैं। बात से यहाँ आपको पता है 10,000 मैं बहुत माफी के साथ, बड़े आदर के साथ, बड़े सम्मान के साथ, तो कैसे वहां लाइन लगता है? बड़े सम्मान के साथ सुदेश जी मैं कहना चाहता हूँ कि जो हालात थे, क्या पिछले 3 साल पहले वो हालात इस तरह के क्यों नहीं हुए? आखिर क्या वजह है कि पिछले 3 सालों में कश्मीर के हालात बद से बदतर? चलिए, मैं बहुत शॉर्ट में इसका जवाब देता हूं, क्योंकि आदिल साहब के पास भी जाना है। सऊद साहब बस एक बात और, शॉर्ट में सर, एक बात और कहना चाहता हूं, इसका जवाब दे रहा हूं, क्योंकि जवाब एक बात और जोड़ रहे हैं। एक एकेडमिक संस्थान से जुड़े होने के कारण बहुत सारे ऐसे विद्यार्थियों से भी सामना होता है जो प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि दिल्ली में वो तैयारी करते हैं, छुट्टियों में घर जाना चाहते हैं और 2 दिन 4 दिन के लिए जाते हैं और वो पुनः दिल्ली वापस नहीं लौट करके आ पाते। वो ये कहते हैं कि सर हालात बहुत खराब हैं, उनकी परीक्षा में, अपनी परीक्षा में नहीं बैठ सकते हैं। एक अच्छा इंसान, एक विद्यार्थी, एक नौजवान, एक युवक जो इस देश का भविष्य है, वो क्यों सफर कर रहा है? सुदेश जी, सुदेश जी बहुत शॉर्ट में जवाब चाहूंगा आपसे।
खालिद साहब, आप तो कांग्रेस पार्टी को बोलने का अवसर ही नहीं दे रहे। देखिए दूसरा एस्पेक्ट नहीं, लेकिन सर सवाल आप कहीं पूछ रहे हैं, मैं आपके पास ही आ रहा था, इसका जवाब दूंगा, लेकिन सवाल जवाब तो सर सबसे होना जरूरी है ना। जम्मू आदिल साहब मैं आ रहा हूं माफी के साथ, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है तो जम्मू एंड कश्मीर के युवकों को ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल सके एजुकेशन में, इसके लिए नंबर ऑफ सीट्स बढ़ा दिए गए हैं, स्कॉलरशिप बढ़ा दिए गए, कोशिश की गई है। चलिए ठीक है सुदेश साहब मैं आऊंगा, क्योंकि वक्त बहुत कम है, इसलिए मैं आदिल साहब के पास एक बार फिर से जाना चाह रहा हूं। ठीक है आसिफ साहब मैं आऊंगा। देखिए आदिल साहब, एक तो आप फोन लाइन के जरिए हैं, इसलिए आपका बार बार जो कनेक्शन कट जा रहा है, इसलिए भी मैं आपके पास कई बार नहीं आ पाया। लेकिन देखिए सुदेश साहब कह रहे हैं कि आप गलत स्टैटिस्टिक्स दे रहे हैं। मैं फाइनल कमेंट के तौर पर ले रहा हूं, क्योंकि मुझे क्लोजिंग करनी है। बहुत मुख्तसर में, शॉर्ट में जवाब। देखिए खालिद साहब, अगर ये सुदेश साहब कह रहे हैं कि मेरे स्टेटिस्टिक्स गलत हैं, ये स्टेटिस्टिक्स एमओएस होम ने फ्लोर ऑफ द हाउस दिया था। ये इंडियन एक्सप्रेस में स्टेटिस्टिक्स आए हैं, जो राज्य मंत्री हैं गृह मंत्रालय उनके स्टेटिस्टिक्स है। एक आखिरी चीज मैं बोलना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी बारी बारी डायनेस्टी की बात करती है। अभी मैं आपको भारतीय जनता पार्टी की डायनेस्टीज गिना दूं, वसुंधरा राजे और दुष्यंत सिंह, प्रेम कुमार धूमल और अनुराग ठाकुर, रमन सिंह और अभिषेक। आदिल साहब उधर नहीं जा पाएंगे, चलिए ठीक है, मैं माफी के साथ। पार्टी किसी डायनेस्टी ने हाईजैक नहीं किया है। चलिए ठीक है, मैं पार्टी किसी डायनेस्टी ने हाईजैक नहीं किया है। आपका परिवार हटा दीजिए तो पार्टी कोलैप्स कर जाएगा। हमारे यहाँ कोई परिवार नहीं है पार्टी का। अगर आपके पार्टी से परिवार हटा दे तो कांग्रेस कोलैप्स कर जाएगी, पैक ऑफ कार्ड्स की तरह। यहाँ चिता की तरह घर जला जाते हैं। यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश को बच्चियों का कब्रिस्तान किसी परिवार के पाबंद नहीं चलती पार्टी हमारी। 5 सेकंड भी मेरे पास नहीं कि मैं किसी को दे पाऊं, इसलिए आप सभी मेहमानों को मैं शुक्रिया अदा करूंगा। माफी के साथ अपनी बातचीत को यही रोकना होगा। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और बातचीत में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपको इख्तिताम से पहले यह भी बता दें कि अब आप व्हाट्सएप के जरिए जी सलाम से जुड़ सकते हैं और अपनी कोई भी राय या कोई भी खबर जो है वो जी सलाम तक आप पहुंचा सकते हैं। जी सलाम का जो व्हाट्सएप नंबर है वो भी आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सुझाव या जानकारी देना चाहते हैं तो हमें इस नंबर पर भेज सकते हैं। बहरहाल चलिए, ये तो जानकारी होगी, लेकिन जो आज बातचीत की हमने, उस बातचीत पे तो इतना जरूर है कि हर सियासी पार्टी अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी बनाती है, लेकिन अपने अपने मायने निकालती है। दरअसल काम ये होना चाहिए कि इंसान के, आवाम के और मुल्क के मफाद में काम हो।